मंगू कोचवान अपने अड्डे पर काफी बुद्धिमान समझा जाता था। यद्यपि उसकी शैक्षणिक हालत शून्य के बराबर थी और उसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था, मगर इसके बावजूद उसे दुनिया भर की चीजों का ज्ञान था। अड्डे के वो सारे कोचवान जिनको ये जानने की इच्छा होती थी कि दुनिया के भीतर क्या हो रहा है, उस्ताद मंगू की विस्तृत जानकारी से भली प्रकार परिचित थे। पिछले दिनों जब उस्ताद मंगू ने अपनी एक सवारी से स्पेन में जंग छिड़ जाने की अफवाह सुनी थी, तो उसने गामा चौधरी के चौड़े कंधे पर थपकी देकर बुद्धिमानी से कहा था, देख लेना चौधरी, थोड़े ही रोज में स्पेन में जंग छिड़ जाएगी। स्पेन में जंग छिड़ी और जब हर व्यक्ति को उसका पता चल गया, तो स्टेशन के अड्डे पर जितने कोचवान झुंड बनाए हुए हुक्का पी रहे थे, दिल ही दिल उस्ताद मंगू की मानता को मान रहे थे। और उस्ताद मंगू उस वक्त मॉल रोड की चमकीली सतह पर तांगा चलाते हुए अपनी सवारी से ताजा हिंदू मुस्लिम झगड़े पर सोच विचार का आदान प्रदान कर रहा था। उस रोज शाम के करीब जब वो अड्डे से आया, तो उसका चेहरा साधारण रूप से तमतमाया हुआ था। हुक्के का दौर चलते चलते जब हिंदू मुस्लिम झगड़े की बात छिड़ी, तो उस्ताद मंगू ने सिर पर से खाली पगड़ी उतारी और बगल में दबाकर बड़े फिक्रमंद स्वर में कहा, ये किसी पीर के शाप का अंजाम है कि आए दिन हिंदुओं और मुसलमानों में चाकू और छुरियां चलती रहती है। और मैंने अपने बड़ों से सुना है कि अकबर बादशाह ने किसी दरवेश का दिल दुखाया था और उस दरवेश ने दुखी होकर ये बद्दुआ दी थी, जा तेरे हिंदुस्तान में हमेशा फसाद ही होते रहेंगे। और देख लो, जब से अकबर बादशाह का राज्य समाप्त हुआ है, हिंदुस्तान में फसाद पर फसाद होते रहते हैं। यह कहकर उसने ठंडी सांसें भरी और फिर हुक्के का दम मारकर अपनी बात शुरू की। ये कांग्रेसी हिंदुस्तान को स्वतंत्र कराना चाहते हैं। मैं कहता हूँ, यदि ये लोग 1000 साल भी सिर पटकते रहे तो कुछ नहीं होगा। बड़ी सी बड़ी बात यह होगी कि अंग्रेज चला जाएगा और कोई इटली वाला आ जाएगा अथवा रूस वाला, जिसके विषय में मैंने सुना है कि बहुत शक्तिशाली आदमी है, लेकिन हिंदुस्तान हमेशा गुलाम रहेगा। हाँ, मैं ये कहना भूल गया कि पीर ने यह शाप भी दिया था कि हिंदुस्तान पर सदा बाहर के लोग ही राज करेंगे। उस्ताद मंगू की अंग्रेजों से बड़ी नफरत का कारण इसे वो बताया करता था कि वो उसके हिंदुस्तान पर अपना सिक्का चलाते हैं और तरह तरह के जुल्म ढाते हैं। मगर नफरत का सबसे बड़ा कारण ये था कि छावनी के गोरे उसे काफी सताया करते थे। वो उसके साथ ऐसा व्यवहार करते थे कि जैसे वो कोई एक जलील कुत्ता है। इसके अतिरिक्त उनका रंग भी बिल्कुल पसंद नहीं था। जब कभी वह गोरे के सुर्ख सफेद चेहरे को देखता तो उसे मतली सी आ जाती। न जाने क्यों वो कहा करता था कि उनके लाल झुर्रियों भरे मुंह को देखकर मुझे वो लाश याद आ जाती है जिसके शरीर पर से ऊपर की झिल्ली गल गल कर झड़ रही हो। ये मोटी गाली देने के पश्चात वो अपने सिर को ढीली पगड़ी समेत झटका देकर कहा करता था, आग लेने आए थे, अब मकान के मालिक ही बन गए हैं। यूं रौब गांठते हैं जैसे हम इनके बाप के नौकर हैं। इस पर भी उसका क्रोध ठंडा नहीं होता। जब तक उसका कोई साथी उसके पास बैठा रहता, वो अपने सीने का लावा उगलता रहता। सूरत देखते हो ना तुम उसकी, जैसे कोढ़ हो रहा है, तथा गटपट यूं बक रहा था जैसे मार ही डालेगा। तेरी जान की सौगंध पहले जी में आया कि मलाउन की खोपड़ी के पुर्जे उड़ा दूं, लेकिन इस विचार से टाल दिया कि इस मरदूद का मारना अपनी हदक है। यह कहते कहते कुछ देर के लिए वह चुपचाप हो जाता और नाक को खाकी कमीज की आस्तीन से साफ करने के बाद फिर बड़बड़ाने लग जाता। कसम है, इन लाट साहबों के नखरे उठाते उठाते तंग आ गया हूँ। जब कभी उनका मनहूस चेहरा देखता हूँ, रगों में रक्त खौलने लगता है। कोई नया कानून बने तो इन व्यक्तियों से निजात मिले। तेरी कसम, जान में जान आ जाए। और अब एक दिन उस्ताद मंगू ने कचहरी से अपने तांगे पर 2 सवारियां ला दी और उनकी बातचीत से उसको पता चला कि हिंदुस्तान में जदीद कानून लागू होने वाला है। तो उसकी प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। वो मारवाड़ी जो कचहरी में अपनी दीवानी मुकदमे के विषय में आए थे, घर जाते वक्त नया कानून अर्थात इंडिया एक्ट के विषय में आपस में बात कर रहे थे। सुना है कि 1 अप्रैल से हिंदुस्तान में नया कानून चलेगा।
मारवाड़ियों की बातें उस्ताद मंगू के मन में खुशी पैदा कर रही थी। वो अपने घोड़े को हमेशा गालियां देता था और चाबुक से बुरी तरह पीटा करता था, मगर उस दिन वो बार बार पीछे मुड़कर मारवाड़ियों की ओर देखता और अपनी बड़ी मूछों के बाल एक उंगली से बड़ी सफाई के साथ ऊंचे करके घोड़े की कमर पर मांगे ढीली करते हुए बड़े प्यार से कहता, चल बेटा चल, जरा हवा से बातें करके दिखा दे। मारवाड़ियों को उनके ठिकाने पहुंचाकर उसने अनारकली में दीनू हलवाई की दुकान पर आधा सेर दही की लस्सी पीकर एक बड़ी सी डकार ली और मूछों को मुख में दबाकर उनको चूसते हुए ऐसे ही बुलंद आवाज में कहा, तात तेरी ऐसी की तैसी। संध्या को जब वो अड्डे को लौटा तो उसे वहां अपनी जान पहचान का कोई आदमी न मिला। यह देखकर उसके सीने में एक अजीब सा तूफान खड़ा हुआ। आज वो एक बड़ी सूचना अपने मित्रों को सुनाने वाला था, मगर वहां कोई था ही नहीं। आधे घंटे तक वो चाबुक बगल में दबाए हुए स्टेशन के अड्डे की लोहे की छत के नीचे बेदिली से टहल रहा था। उसके दिमाग में बड़े अच्छे अच्छे ख्याल आ रहे थे। नए कानून के लागू होने की खबर ने उसको एक नए संसार में लाकर खड़ा कर दिया था। अपने दिमाग की तमाम बत्तियां रोशन करके सोच विचार कर रहा था। कई बार अपनी घनी मूछों के अंदर हंसकर उसने मारवाड़ियों को गाली दी। निर्धनों की खटिया में घुसे हुए खटमल, नया कानून उनके लिए खौलता हुआ पानी होगा। जब नत्थू गंजा पगड़ी बगल में दबाए अड्डे में प्रविष्ट हुआ तो उस्ताद मंगू बढ़कर उससे मिला और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर ऊंची आवाज में बोला, ला हाथ इधर, ऐसी खबर सुनाऊं कि जी खुश हो जाए, तेरी इस गंजी खोपड़ी पर बाल उग जाए। और यह कहकर मंगू ने बड़े आनंद से नए कानून के बारे में अपने दोस्त से बातें शुरू कर दी। बातचीत के दौरान उसने कई बार नत्थू गंजे के हाथ पर जोर से अपना हाथ मारकर कहा, तो देखता रहे क्या बनता है, ये रूस वाला बादशाह कुछ न कुछ अवश्य करके रहेगा। उस्ताद मंगू तत्कालीन सोवियत व्यवस्था की साम्यवादी हलचलों के बारे में बहुत कुछ सुन चुका था और उसे वहां के नए कानून और दूसरी नई वस्तुएं बहुत पसंद थी। इसलिए उसने रूस वाले बादशाह को इंडिया एक्ट या नए कानून के साथ मिला दिया और 1 अप्रैल को पुरानी व्यवस्था में जो नए बदलाव पैदा होने वाले थे वह उन्हें रूस वाले बादशाह के असर का परिणाम समझता था। एक रोज उसके तांगे में 2 बैरिस्टर बैठ गए, नए कानून पर बड़े जोर से समीक्षा कर रहे थे और वह चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। इन बैरिस्टरों के बीच जो वार्तालाप हुई, चूंकि उसमें अधिकांश शब्द अंग्रेजी के थे, इससे उस्ताद मंगू वाक्यों को किसी प्रकार समझा और उसने विचार किया कि ये लोग हिंदुस्तान में नए कानून के आने को बुरा समझते हैं और नहीं चाहते कि इनका वतन स्वतंत्र हो। इस घटना के तीसरे रोज गवर्नमेंट कॉलेज के 3 छात्रों को अपने तांगे में बिठाकर मंगू जा रहा था कि तभी लड़कों को आपस में बातें करते हुए सुना, नए कानून ने मेरी आशाएं और बढ़ा दी हैं। अगर साहब असेंबली के मेयर हो गए तो किसी सरकारी दफ्तर में नौकरी जरूर मिल जाएगी, वैसे ही काफी जगहें और निकलेंगी। शायद इसी गड़बड़ी में हमारे हाथ भी कुछ आ जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इस बातचीत ने उस्ताद मंगू के दिल में नए कानून का महत्व और भी बढ़ा दिया और उसको ऐसी वस्तु समझने लगा जो बहुत चमकती हो, नया कानून। और वह दिल में कई मर्तबा सोचता, यानी कोई नई चीज। और हर बार उसकी आंखों के सामने अपने घोड़े का वो नया साज आ जाता जो उसने 2 साल हुए चौधरी खुदा बख्श से बड़ी अच्छी तरह ठोक बजाकर खरीदा था। इस साज पर जिस समय वह नया था, जगह जगह लोहे की निकल चढ़ी हुई कीलें और जहां जहां पीतल का काम था वो तो सोने की तरह दमकता था। इस नजर से भी नए कानून की चमक दमक वाला होना जरूरी था। 1 अप्रैल तक उस्ताद मंगू ने नए कानून के खिलाफ और उसके अधिकार में बहुत कुछ सुना, मगर उसके विषय में जो कल्पना वो अपने मन में कायम कर चुका था बदल नहीं सका। वो समझता था कि 1 अप्रैल को नए कानून के आते ही वो मामला स्पष्ट हो जाएगा और उसको विश्वास था कि उसके आने पर जो चीजें नजर आएंगी उनसे उसकी आंखों को अवश्य ठंडक पहुंचेगी। अंततः मार्च के 31 दिन समाप्त हुए और अप्रैल के शुरू होने में रात के कुछ खामोश घंटे बच गए। मौसम सामान्य के प्रतिकूल ठंडा था और हवा में ताजगी थी। 1 अप्रैल को सुबह सुबह उस्ताद मंगू उठा और अस्तबल में जाकर तांगे में घोड़े को जोता और बाहर निकल गया। उसका दिल आज असाधारण रूप से खुश था। वो नए कानून को देखने वाला था। उसने सुबह की सर्द धुंधलके में कई तंग और खुले बाजारों का चक्कर लगाया, मगर उसे हर वस्तु पुरानी ही नजर आई, आसमान की तरह पुरानी। मगर उस्ताद मंगू मायूस नहीं था।
अभी काफी सवेरा है, दुकानें भी तो अभी सब की सब बंद हैं। इस ख्याल से उसे संतोष था। इसके अतिरिक्त वो ये भी सोच रहा था, हाई कोर्ट में 9 बजे के बाद ही काम शुरू होता है। अब इससे पहले नए कानून क्या दिखाई पड़ेगा। जब उसका तांगा गवर्नमेंट कॉलेज के द्वार पर पहुंचा तो कॉलेज के घड़ियाल ने बड़े रौब से 9 बजाए। तांगे को दाएं हाथ मोड़कर वो थोड़ी देर के बाद फिर अनारकली में था। बाजार की आधी दुकानें खुल चुकी थी तथा बिजली के तारों पर कई कबूतर आपस में लड़ झगड़ रहे थे, मगर उस्ताद मंगू के लिए इन तमाम वस्तुओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो नए कानून को देखना चाहता था, उसी तरह जैसे वो अपने घोड़े को देख रहा था। जब उस्ताद मंगू के घर में बच्चा होने वाला था तो उसने 4-5 माह बड़ी बेकरारी से गुजारे थे। उसको यकीन नहीं था कि बच्चा किसी न किसी दिन जरूर होगा, मगर वो इंतजार की घड़ियां नहीं काट सकता था। वो चाहता था कि अपने बच्चे को सिर्फ एक नजर देख ले, इसके बाद वो होता रहे। चुनाचे इस दुर्दम्य ख्वाहिश के प्रभाव स्वरूप उसने कई बार अपनी बीमार पत्नी के पेट को दबा दबा कर और उसके ऊपर कान रख कर अपने बच्चे के विषय में जानना चाहता, मगर नाकाम रहा। एक बार वो इंतजार करते करते इतना परेशान हो गया कि अपनी पत्नी पर ही बरस पड़ा। तू हर समय मुर्दे की तरह पड़ी रहती है, उठ जरा चल, फिर तेरे अंग में थोड़ी सी शक्ति तो आए। यूं तख्त बने रहने से कुछ नहीं होगा। कुछ भी हो, लेकिन उस्ताद मंगू नए कानून के इंतजार में इतना बेकरार नहीं था जितना उसे अपनी आदत के अनुसार होना चाहिए था। वो आज नए कानून को देखने के लिए घर से निकला था। अनारकली से निकलकर वो मॉल रोड की चमकती सतह पर अपने तांगे को धीरे धीरे चला रहा था कि मोटरों की दुकान के पास उसे छावनी की एक सवारी मिल गई। किराया निश्चित करने के बाद उसने अपने घोड़े को चाबुक दिखाया और दिल में यह ख्याल किया, चलो ये भी ठीक हुआ, शायद छावनी से ही इस नए कानून का कुछ पता चल जाए। छावनी पहुंचते ही उस्ताद मंगू ने सवारी को उसकी लक्षित मंजिल पर उतार दिया तथा जेब से सिगरेट निकालकर बाएं हाथ की आखिरी 2 उंगलियों में दबाकर सुलगाया तथा अगली सीट के गद्दे पर बैठ गया। ऐसे अवसरों पर उसका घोड़ा थोड़ा सा हिनहिनाने के बाद बड़ी धीमी चाल से चलना शुरू कर देता, जैसे उसे कुछ देर के लिए भाग दौड़ से फुर्सत मिल गई हो। घोड़े की चाल और उस्ताद मंगू के दिमाग में विचारों का आगमन बहुत सुस्त होता था। जिस प्रकार घोड़ा धीरे धीरे कदम उठा रहा था, उसी तरह उस्ताद के दिमाग में कानून के विषय में नई कल्पनाएं प्रवेश कर रही थी। अचानक उसे लगा जैसे किसी सवारी ने उसे बुलाया हो। पीछे पलटकर देखा तो उसे सड़क के इस ओर दूर बिजली के खंभे के निकट एक गोरा खड़ा दिखाई दिया जो उसे हाथ से बुला रहा था। जैसा कि बताया जा चुका है, उस्ताद मंगू को गोरों से बहुत नफरत थी। जब उसने अपना नया ग्राहक गोरे की शक्ल में देखा तो उसके दिल में नफरत की भावना फिर जग गई। पहले उसके दिल में आया कि बिल्कुल ध्यान न दे और उसको छोड़कर चला जाए, लेकिन बाद में उसको ख्याल आया उनके पैसे छोड़ना भी बेवकूफी है। खाली सड़क पर बड़ी तरकीब से तांगा मोड़कर उसने घोड़े को चाबुक दिखाया और आंख झपकते ही वो बिजली के खंभे के पास था। घोड़े की बांगे खींचकर उसने तांगा रोका और पिछली सीट पर बैठे बैठे गोरे से पूछा, साहब बहादुर, कहाँ जाना है? इस सवाल में बहुत अधिक व्यंग्यात्मक ढंग था, जैसे किसी ने नुकीले चाकू से शीशम की सांवली लकड़ी में धारी डाल दी हो। जब गोरे ने, जो बिजली के खंभे की आड़ में हवा का रुख बचाकर सिगरेट सुलगा रहा था, मुड़कर तांगे के पायदान की ओर कदम बढ़ाया तो अचानक उस्ताद मंगू और उसकी निगाहें चार हुई और ऐसा मालूम हुआ कि एक समय में आमने सामने की बंदूकों से गोलियां खारिज हुई और आपस में टकराकर एक आग का गोला बनकर ऊपर को उड़ गई। उस्ताद मंगू, जो अपने दाएं हाथ से बाग के बल खोलकर तांगे पर से नीचे उतरने वाला ही था, अपने सामने खड़े गोरे को यूं देख रहा था जैसे वह उसके अस्तित्व के कण कण को अपनी नजरों से चबा रहा है। और गोरा कुछ इस प्रकार अपनी नीली पतलून पर से अनपेक्षित चीजें झाड़ रहा था जैसे वो उस्ताद मंगू के स्वार से अपने अस्तित्व के कुछ भाग को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा हो। गोरे ने सिगरेट का धुआं निकालते हुए पूछा, चलोगे या फिर गड़बड़ करोगे? वही है। उसने ये अल्फाज अपने मुंह के अंदर ही अंदर दोहराए और साथ ही उसे पूरा विश्वास हो गया कि वह गोरा जो उसके सामने खड़ा था वही है जिससे पिछले साल उसकी झड़प हुई थी। उस्ताद मंगू ने गोरे का दिमाग दुरुस्त कर दिया होता, बल्कि उसके पुर्जे उड़ा दिए होते, लेकिन वो विशेष कारणवश खामोश हो गया था। उसको पता था कि इस तरह के झगड़ों में अदालत का नजला आमतौर पर कोचवानों पर ही गिरता है। उस्ताद मंगू ने पिछले साल की लड़ाई और 1 अप्रैल के नए कानून पर गौर करते हुए गोरे से कहा, आप कहाँ जाना चाहते हैं?
उस्ताद मंगू के स्वर में चाबुक जैसी तेजी थी। गोरे ने उत्तर दिया, हीरा मंडी, वहां का किराया 5 रुपए होगा। उस्ताद मंगू की मूछें थरथराई। ये सुनकर गोरा हैरान हो गया। वह चिल्लाया, 5 रुपए? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? उस्ताद मंगू का स्वर ज्यादा सख्त हो गया। गोरा पिछले साल की घटना को दृष्टि में रखकर उस्ताद मंगू के सीने की चौड़ाई नजरअंदाज कर चुका था। वह विचार कर रहा था कि उसकी खोपड़ी फिर खुजला रही है। साहसपूर्ण ख्याल के प्रभावाधीन वह तांगे की तरफ पकड़कर बढ़ा और अपनी छड़ी से उस्ताद मंगू को तांगे पर से नीचे उतरने का संकेत किया। बेंत की वो पॉलिश की हुई पतली छड़ी उस्ताद मंगू की मोटी रान के साथ 2-3 मर्तबा छुई। उसने खड़े खड़े ऊपर से छोटे कद के गोरे को देखा, जैसे वो अपनी नजरों के वजन से ही उसे पीस डालना चाहता है। मगर उसका घूंसा कमान में से तीर की तरह से ऊपर को उठा और आंख झपकते ही गोरे की ठुड्डी के नीचे जम गया। धक्का देकर उसने गोरे का पांव हटाया और नीचे उतर कर उसे धड़ाधड़ पीटना शुरू कर दिया। विस्मित तथा चकित गोरे ने इधर उधर सिमटकर उस्ताद मंगू के वजनी घूंसों से बचने की कोशिश की, और जब देखा कि उसके विरोधी पर दीवानगी सी स्थिति छाई हुई है और उसकी आंखों में से अंगारे बरस रहे हैं, तो उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। इस चीख पुकार ने उस्ताद मंगू की बाहों का काम और भी तेज कर दिया, जो गोरे को दिल भर कर पीट रहा था और साथ साथ कह रहा था, 1 अप्रैल को भी अकड़ू, 1 अप्रैल को वही अकड़ू, अब हमारा राज है बेटा। लोग एकत्रित हो गए और पुलिस के 2 सिपाहियों ने बड़ी कठिनाई से गोरे को उस्ताद मंगू की पकड़ से छुड़वाया। उस्ताद मंगू 2 सिपाहियों के बीच खड़ा था। उसकी चौड़ी छाती फूली हुई सांस की वजह से ऊपर नीचे हो रही थी। मुख से झाग बह रहा था और अपनी मुस्कुराती हुई आंखों से आश्चर्यचकित भीड़ की ओर देखकर वह हांफते हांफते कह रहा था, वो दिन बीत गए जब खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे। अब नया कानून है भाई, नया कानून। और बेचारा गोरा अपने बिगड़े हुए चेहरे के साथ मूर्खों की तरह कभी उस्ताद मंगू की ओर देखता तो कभी भीड़ की ओर। उस्ताद मंगू को पुलिस के सिपाही थाने में ले गए। मार्ग में और थाने के भीतर कमरे में वो नया कानून चिल्लाता रहा, मगर किसी ने एक न सुनी। नया कानून क्या कह रहे हो? कानून वही है पुराना। और उसको जेल में बंद कर दिया गया।